नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मधु कांकरिया का लिखा उपन्यास सूखते चिनार का तीसरा भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। मायूस हो उसने जवाब दिया, पापा कितने आए थे इस वर्दी की ललक में, पर कितनों को मिला ये सम्मान। 80% तो इंटरव्यू और दूसरे टेस्टिंग तक आते आते ही रिजेक्ट हो गए। इतना कठोर इंटरव्यू और इतनी टफ ट्रेनिंग के बाद मिली है ये वर्दी, और आप इसे देखना भी नहीं चाहते। नहीं चाहते हुए भी कटुता मुखर हो उठी शेखर बाबू की। डकार लेते हुए बोले, बेटा पूरे साल भर में जितना देती है तुम्हें ये वर्दी, उतना तो महीने भर में दे देगा मुझे मेरा बिजनेस। खुशनसीब हो बेटा तुम कि जीवन में तुमने सूखा नहीं देखा, हरा ही हरा चरा न, इसीलिए समझ नहीं सकते तुम पैसे की कीमत। मुझसे पूछो कैसे पहुंचा हूँ मैं यहाँ तक, कैसे खरीदा ऑफिस, कैसे जमाया अपना बिजनेस। फटीचर आदमी था, पूंजी के नाम पर थी सिर्फ अपनी मेहनत और हौसला। घर के नाम पर धरती ओढ़ना, आकाश बिछौना, दूसरों की गद्दी में खुले बरामदे में आधी करवट सोकर तो कभी जाकर रात बिताई। बरसात के दिनों में तो सारी सारी रात बैठकर काटी। कुछ पैसों को बचाने के लिए बस पर नहीं चढ़ता, पैदल ही चलता रहता। सोचो इतना पिला हूँ, तब आज चुपड़ी रोटी खा रहा हूँ। तुम्हारी तरह हमारे पास ये विकल्प भी नहीं था कि कह सकूँ कि हमें पीतल तौलकर जिंदगी नहीं गुजारनी। वो समय तो पापा आप भगवान की कृपा से निकल ही गया, और आज जब सब तुम्हारे पास है तो भी आप क्यों पैसे पैसे के लिए हाय तौबा मचाते हैं? क्यों अभी भी गधा खटनी करते हैं? जाने क्यों मुझे लगता है कि बाहरी दरिद्रता से तो आप मुक्त हो चुके हैं, पर भीतरी दरिद्रता से आप अभी तक मुक्ति नहीं पा सके। मुझे माफ़ करना पापा, पर मेहनत सिर्फ आपकी तरफ ही नहीं हमारी तरफ भी है। अंतर सिर्फ इतना भर है कि हमारी मेहनत एक बड़े उद्देश्य और होली कॉज के लिए है, जबकि आपका सारा संघर्ष, सारी मेहनत चंद स्वर्ण सिक्कों के लिए है। जाते जाते संदीप पिता का दिल दुखाना नहीं चाहता था, पर कल के अखबार में ही उसने पढ़ी थी वह खबर जिसमें दिल्ली के एक युवक ने अपनी मंगेतर को तंदूर में भून डाला, और फिर भी ऐसे समाज में कोई तूफान नहीं आया था। नहीं, उसे नहीं बनना है ऐसे मुर्दा समाज का हिस्सा जहाँ हर दिन इंसानियत का गला घोंटा जाता हो। 18 वर्ष की उम्र और संवेदनशील किताबी मन, उस शाम संदीप ने फिर मानसिक संवाद किया अपने मित्र अभिषेक से। सब कुछ है संसार में, अब ये लेने वाले की कुवत पर कि वह क्या चुने, दिल्ली या आर्मी। वह क्या बने, मनु शर्मा तंदूर केस का मुख्य आरोपी या फील्ड मार्शल मानेक शॉ। मेरा आशय तुम समझ ही गए होगे दोस्त। जब मैं घर आता हूँ पापा पहले तो मेरे सामने भावुकता का चारा फेंकते हैं, परिवार के मोह से ही सही मैं वापस लौट आऊँ, और जब उससे बात नहीं बनती तो पापा मुझे ये जताने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि मैंने आर्मी चुनकर किस कदर अपना कबाड़ा कर डाला। बाद में मुझे कितना पछताना पड़ेगा। संभव है कि पापा सही हों, पर पापा के बने बनाए रास्तों पर चलना मुझे मंजूर नहीं। ऐसी तिकड़मी और 2 नंबरी दुनिया मेरी नहीं हो सकती, यह मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। फिलहाल आर्मी मुझे तोड़ रही है, रौंद रही है, फिर किसी कुंभकार की तरह शायद मुझे गढ़े। तुमने सही लिखा था कि चुनौतियाँ हर कहीं हैं, तो फिर क्यों न उन्हीं रास्तों की चुनौतियों का सामना किया जाए जो मन के गलियारों से निकलते हों। दूसरा दिन, आज उसे रवाना होना था देहरादून के लिए। पूरा घर आया था उसे विदा देने। आते वक्त पापा ने फिर लिया उसे एक वादा करो तुम अपने जूनियर्स की रैंकिंग नहीं करोगे। वाह, ये कैसे हो सकता है पापा? आर्मी रैंकिंग के द्वारा ही तो हमें हर परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना सिखाती है, दुनिया की समझ का विस्तार करती है। वह तो आर्मी की टफ ट्रेनिंग और ज़िंदगी अपने आप समझा देगी। तुम लोग जिस प्रकार रैंकिंग करते हो वह क्रूरता है। याद करो, तुम्हारे ही क्लासमेट ने रैंकिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए शेखर बाबू ने कहा।
सॉरी, अपने सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए कहा शेखर बाबू ने। हाँ, मुझे याद है पापा, मैं उस हद तक जाऊंगा भी नहीं, लेकिन रैंगिंग का जो स्वाद चखा है मैंने, उसका कम से कम एक अंश जूनियर्स भी तो चखें। नहीं बेटा, तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, इन आई फॉर एन एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। यानी तुम्हारी कोई एक आँख फोड़े तो तुम उसकी फोड़ो, फिर वह तुम्हारी दूसरी फोड़ दे, फिर तो तुम इस प्रकार आंखें संसार की फूटती ही रहेंगी और ये दुनिया अंधी हो जाएगी। बोलते बोलते शेखर बाबू का चेहरा हल्के से काँपा। उसने आश्चर्य से देखा अपने पापा की ओर, जिस पिता को वह सिर्फ नोट कमाने, रौब गांठने, तिकड़म भिड़ाने की मशीन भर समझता था। वे इतना गहरा भी सोच सकते हैं। पहली बार पिता को लेकर हल्की सी गर्वीली अनुभूति हुई। कौन जाने, सृष्टि के प्रथम प्रभात की तरह उसके पिता भी उसकी उम्र में उतने ही आदर्शवादी, मानवीय और स्वप्नदर्शी रहे हों, और बाद में जीवन की कड़ी धूप ने सुखा दिए हों सारे अच्छे मूल्य, सारे विकल्प, सारी कोमलता। उसने देखा था ऋषिकेश में गंगा जब स्रोत से फूटती थी तो उसका पानी कितना उज्ज्वल, श्वेत और स्वच्छ रहता था। उसका पानी सदैव स्रोत के पानी की तरह शुद्ध, उज्ज्वल और स्वच्छ रहे, इसीलिए तो जा रहा है वह आर्मी में। उसने स्नेह और गर्व भरी दृष्टि से देखा अपने पिता की ओर और वादा किया उनसे, ठीक है पापा, मैं अपने जूनियर्स की रैंकिंग कभी नहीं करूँगा। गाड़ी चलने का समय हो गया। उसने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने फिर देखा, पिता की आंखों में कोई पीड़ा लहराई, जैसे कोई घुन दिन रात काट रहा हो उसकी आत्मा को। माँ की आंखें भी भादों का आसमान बनी थीं। उससे पहले कि वह कच्चा पड़े, उसने झट से सिद्धार्थ की पीठ पर धौल जमाया, फुर्ती से अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन दौड़ रही थी, घर वाले पीछे छूट गए, लेकिन घर है कि लिपटा लिपटा साथ चल रहा है। खिड़की से दिख रहे हैं बाहर के नज़ारे, छोटे छोटे पोखर, किनारे किनारे डाब के पेड़, कहीं सुपारी और केले के पेड़, छोटे छोटे घर, बांस, खपच्चियों और माटी की टाइल्स की सहायता से बने हुए, कहीं हैंड पाइप चलाती तो कहीं आंगन बुहारती औरतें, बाहर घर के बाहर बकरियां, मुर्गियां, मूंज की खटिया पर लेटा कोई बूढ़ा, बीच बीच में छोटे छोटे खेत, पुआलों के ढेर, लगभग एक जैसे दृश्य। एक जगह वह थोड़ा चौंका। उसने देखा कमर तक कीचड़ में धंसी एक युवती, साथ में एक युवक, उसका पति, दोनों मिलकर तालाब के चिकने गंधाते नीले काले दलदल को बाहर फेंकते हुए शायद वे तालाब की सफाई कर रहे थे। हे भगवान, इतने गंधाते कीचड़ में कोई कमर तक धंस कर खड़ा रह सकता है, वह भी इतने लंबे समय तक के लिए। कितना कठोर जीवन। सुबह से ही जीवन के बंदोबस्त में लगे स्त्री पुरुष। एक जगह देखा उसने पेड़ पर अटकी पतंग, मन किया उसका खिड़की से हाथ बढ़ाकर अटकी पतंग को उड़ा दे। एक जगह उसने रेलगाड़ी की पटरी के दोनों ओर लोटा पकड़े खुले में सूसू करते हगते हुए लोग। उसने नज़रें घुमा ली। उसके माँ बाप, चाचा चाची तो नहीं जीने ऐसी ज़िंदगी, कितना अंतर है जीवन जीवन में। उसके माँ बाप और चाचा चाची तो नहीं जीते ऐसी ज़िंदगी, कितना अंतर है जीवन जीवन में। ऐसी दुनिया बड़ी हो रही, मेरी दुनिया बड़ी हो रही, मैं ज़िंदगी में गहरे धंसने की तैयारी कर रहा हूँ, उसने अपने आप से कहा। उसे याद आया पिछली बार जब वह पहली बार आर्मी में ज्वाइन करने के लिए निकल रहा था तो अंत में हताश होकर उसके पिता ने जैसे एक कड़वा सच उसके सामने उगला था, तुम जिंदगी की टफ कंपटीशन से घबराकर आर्मी में मुंह घुसेड़ रहे हो, जहाँ न कोई कंपटीशन है, न ही नौकरी छूटने का डर, न पीछे छूट जाने का तनाव, सीमित आकाश, सीमित उड़ान, न नीचे गिरने का खतरा, न खूब ऊपर गुम हो जाने का डर। एक वाक्य में कहूँ तो तुम जिंदगी से भाग रहे हो। मैं जिंदगी से नहीं वरन जिंदगी में भाग रहा हूँ पापा। आर्मी में यदि नहीं आता तो क्या देख पाता जीवन का यह विद्रूप। क्या पापा कंफ्यूज्ड हैं या उनका यह सिर्फ पुत्र मोह है। विचारों के परिंदे फिर उड़ने लगे। देहरादून के मौसम में इस बार खासा बदलाव था। अब वह खुद सीनियर हो गया। उसके सीनियर ऑफिसर्स रैंकिंग के काले बादल छट गए थे।
दिन बीत रहे थे, कभी हिरण की तरह कुचाले भरते तो कभी कछुए की तरह रेंगते। हर दिन उस रहस्यमयी दुनिया की एक आध नई परत खुल जाती। जितना अधिक वह जानता इस दुनिया को, इसके प्रति उसका आकर्षण, विकर्षण, सम्मान और अनादर घटता बढ़ता रहता। कभी लगता ठीक किया उसने आर्मी में आकर, तो कभी मन उखड़ जाता, साली यह भी कोई लाइफ है। जरा सी चूक साइकिलों के ढेर के ऊपर लोट लगाओ, जैसे वे हाड़ मास का इंसान नहीं, आलू का बोरा हो। देखते देखते आ गई आर्मी की चर्चित विख्यात पासिंग आउट परेड। उसके बाद भरना होगा उसे अनुबंध पत्र, शपथ पत्र आर्मी के साथ। फिर वह चाहे तो भी 20 वर्ष पूर्व लौट कर नहीं आ सकता नागरिक जीवन में। अब भी निर्णय उसके हाथों में, चाहे तो अब भी लौट सकता है वह। हर चिट्ठी में उसकी माँ और पिता के आखिरी शब्द यही होते, लौट आओ। इस बार तो पिता के शब्दों में निराशा के रंग कुछ ज़्यादा ही गहरे थे। देख लेना, फौज में रहकर भी तुम देश के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। इन दिनों के अखबार शायद तुमने पढ़े ही होंगे। फौज के ही उच्च अधिकारियों को सैक कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने खुलकर गृह और रक्षा मंत्रालयों की नीतियों का विरोध किया था। इस देश में सेना कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ सेना के सोचने और बोलने दोनों पर ही पाबंदी है। शीघ्र ही परिवर्तन की उम्मीद भी बेकार है, क्योंकि इस देश में इंसानों का कहीं राज है ही नहीं। यहाँ राज है तो कहीं चमचों का, तो कहीं तमंचों का, कहीं गधे बैठे हैं तो कहीं लालची गिद्ध। लौट आओ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों वह लौट जाए वापस? नहीं, हरगिज नहीं। वह फौजी ही क्या, जो चुनौतियों से मुंह मोड़ ले। अब वह स्वयं को फौजी समझने लगा था। साल भर की जिंदगी में ही देख लिए थे उसने अपनी ज़िंदगी के कई रंग, जो कि उसके पिता ने अपने 45 वर्षीय जीवन में भी नहीं देखे होंगे। उसे नहीं तौलना है पीतल के बर्तन, उसे उठानी है बंदूक और देखनी है दुनिया। उसके सारे दोस्त परमजीत, विनय, गिरिराज, लक्ष्मण, हिमांशु अपने निश्चय में अटल हैं, तो अकेला वह ही क्यों भागे यहाँ से। और स्वप्नों भरी एक चमकती दोपहर IMA के विशाल प्रांगण में पासिंग आउट परेड हुई। उसके सभी दोस्तों के परिवार आए, उसका भी पूरा परिवार आया। देहरादून के सारे VIP प्रभावशाली व्यक्ति भी मौजूद थे उस परेड में। टीवी कवरेज, रकम रकम के बैंड, अरबी घोड़े, तरह तरह की वर्दियों में भिन्न भिन्न दिशाओं से आती अलग अलग टुकड़ियाँ, यानी पूरा तामझाम। और उस समय उसका वो हृदय राष्ट्रबोध और राष्ट्र गौरव से अभिभूत हो गया, जब मार्चिंग परेड में सहस्त्र सहस्त्र कंठों से अलग अलग दिशाओं से अलग अलग टुकड़ियाँ कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत जाएगा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पर लुटाए जा। गाती हुई आती और धीरे धीरे एक बड़ी धारा में मिल जाती। बरसते सावन की तरह हर तरफ बरस रहा है आश्चर्य, सौंदर्य, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम। सारा कार्यक्रम इतना भव्य, अनुशासित और राष्ट्रबोध से ओतप्रोत था कि वह मंत्र मुग्ध हो गया, ठगा सा रह गया। परेड के अंत में टोपियां उछाली गईं, उसे नई वर्दी दी गई। अब वह GC कैडेट 108 नहीं वरन आर्मी मैन था, लेफ्टिनेंट था। उसकी वर्दी में दोनों कंधों के ऊपर 2 स्टार लगे थे। दोनों स्टार लाल रंग के कपड़ों से ढके हुए थे, जिसे हटाने का गौरव हर लेफ्टिनेंट की मां को दिया जाता है। पासिंग आउट परेड के बाद सभी पेरेंट्स को IMA की तरफ से प्रीत भोज के लिए आमंत्रित किया गया। खाना खिलाने के बाद बातचीत भी जारी की। उनकी बातों के टुकड़े हवा में उछलते हुए संदीप से टकरा रहे थे। बातें पहले पोस्टिंग की हो रही थी। संदीप के दोस्त नीरज की पहली पोस्टिंग ही कश्मीर के अति संवेदनशील इलाके राजौरी में हुई थी। नीरजा के पिता बेहद आहत थे, जैसे ठगा गए हों। संदीप के पिता से कह रहे थे, देखिए पहली पोस्टिंग ही कितनी खतरनाक, यानी तैयार होते ही मरने की तैयारी। दूसरे दोस्त अखिलेश की पोस्टिंग भी अनंतनाग में हुई थी। वे भी भड़के हुए थे। आर्मी भी तो अपना नफ़ा नुकसान देखती है जी। नए नए चूजे हैं, इन पर अभी ना तो आर्मी का इतना खर्चा हुआ है, ना ही ये इतने अनुभवी हैं जो इन्हें ही झोंक दो आतंकवाद के कुंड में। 10-20 साल पुराने मेजर या कर्नल को भेजेंगे तो कितना महंगा पड़ेगा। एक और अभिभावक बोले, बच्चों की शहादत भी स्वीकार कर लें यदि यह ऊंचे और महान उद्देश्य के लिए हो। पर आप देखिए, हमारे जवान सरहद पर खून बहाते हैं, एक एक इंच भूमि के लिए कुर्बानी देते हैं।
और हमारे नेता टेबल पर बैठकर उसी भूमि पर समझौता कर लेते हैं जिसके लिए हमारे जवान शहीद हुए। क्या वे सोचते हैं कि उस भूमि को लौटाने का हक उन्हें किसने दिया? यदि वे जीती हुई भूमि लौटाते हैं तो हमारे जवानों की ज़िंदगी भी वापस लौटाएं। दरअसल जब तक इन नेताओं के खुद के बेटे नहीं शामिल होंगे आर्मी में, ये नहीं समझ पाएंगे शहीदों के दर्द को। भाई, इनके बेटे क्यों जाएंगे आर्मी में? इनके पास पैसों की क्या कमी? ये तो हम जैसों के बच्चे ही जाते हैं। चलो, पक्की नौकरी तो मिली। अब आप ही देखिए, बाहर के किसी प्राइवेट कॉलेज के इंजीनियरिंग करवाने भेजते आप संदीप को, तो नहीं तो भी साल के 1,00,000 1,50,000 तो ठुक ही जाते। यहाँ न केवल मुफ्त में इंजीनियर हो जाएगा, वरन हाथ खर्च भी मिलेगा। अंतर्मन हिल उठा शेखर बाबू का। गर्दन कटे मुर्गे की तरह वे फड़फड़ाए। क्या सुन रहे हैं वे? कहाँ झोंक दिया कलेजे के टुकड़े को। पहली बार आत्मग्लानि हुई। काश वित्त सत्य ही जीवन सत्य न होता तो बेटा यूं ही हाथ से न निकलता। आखिर आर्मी ज्वाइन करने का उसका अहम कारण यही था कि उसने अपने पिता के जीवन को नकारना चाहा था। बहरहाल राहत की बात तो थी तो सिर्फ यही कि संदीप का दाखला चूँकि विशेष टेक्निकल स्कीम के अंतर्गत हुआ था, इस कारण उसे लेफ्टिनेंट बनाकर 4 साल के लिए मऊ भेज दिया गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए नई वर्दी, नए सफ़र की पहली उड़ान। फक्र से देखा उसने अपनी चमचमाती वर्दी को। मेटल को चमचमाते अक्षरों में लिखा था जिस पर सिग्नल। रात उसे अपनी सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शपथ दिलाई गई थी। आर्मी की वह प्रसिद्ध शपथ, मेरी जिंदगी भारत के राष्ट्रपति के नाम समर्पित रहेगी, मैं उसी के लिए जीऊँगा, अपना हित सबसे अंत में सोचूंगा। एकाएक मोबाइल पर मैसेज चमका। राजौरी पुलगांव पुलिस 31 RR 62 RR and 4 para in a joint operation killed 2 militants between Ardwaj area in hills of Soap and Inam in Navy। वे चौंके, वे चमके, वे हड़बड़ाए। सिर को एक झटका दिया उन्होंने और अतीत की गुफा से बाहर निकले। मैसेज को फिर दोबारा पढ़ा, एक नज़र अपनी सिटीजन घड़ी पर डाली और बुदबुदाए, उफ, कितना गहरे उतर गए थे वे स्मृतियों के समुद्र में। कितनी दूर तक चले गए थे वे पिछले 15 वर्षों में। जाने कितनी बार जेहन से गुजर चुकी है वह शपथ जिसे उन्होंने तब ली थी जब वे महज 18 वर्ष के थे। दुनिया अबोध और अनजान थी और फौज का जादू सिर पर सवार था, पर अब जाकर खुले हैं उस शपथ के अर्थ अपने संपूर्ण विस्तार आयाम में आज 34 वर्ष की उम्र में। काश उस समय समझ पाते उस शपथ और आर्मी का अर्थ। पर यही तो विडंबना है जीवन की, जब तक आप जीवन के करीब नहीं आते, उसमें गहरे नहीं धंसते, कहाँ समझ पाते हैं। और जब तक आप समझ पाते हैं कि ज़िंदगी को समझने के लिए जिन रास्तों का चुनाव किया था आपने, वे सही नहीं थे, आप इतनी दूर निकल चुके होते हैं कि वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। समय हाथ से निकल चुका होता है। उन्होंने भी तो कहाँ समझा था फौजी होने का अर्थ। यदि कश्मीर के गुंड जैसे संवेदनशील इलाकों में राष्ट्रीय राइफल्स 14 के अंतर्गत पोस्टिंग नहीं होती तो क्या खुद वे भी कभी समझ पाते फौजी होने के अर्थ और उसके संपूर्ण विस्तार और आयामों में। राष्ट्रीय राइफल्स 14 के बेस कैंप भूषण में बनी अपनी लकड़ी की खूबसूरत कॉटेज के बाहर निकलते हुए सोच रहे हैं मेजर संदीप। नज़रें फिर फूलों, पत्थरों और सेब अखरोट के पेड़ों से होती हुई सामने के बोर्ड पर अटक जाती हैं, जिस पर कुछ दिशा निर्देश कमांडिंग अफसर कर्नल केदार आप्टे ने लिखित रूप से टंगवा रखे हैं, जिससे हर कंपनी कमांडर और हर जवान नियमित रूप से पढ़ सके। बड़े सख्त और अनुशासन प्रिय हैं कर्नल केदार आप्टे। 4थी पोस्टिंग है उनकी कश्मीर में। कहते हैं कि कश्मीर में मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए कर्नल आप्टे जैसे जिम्मेदार अफसरों का बहुत बड़ा योगदान है। लकड़ी के बने बोर्ड पर चिपकाए हुए दिशा निर्देश बड़े दिलचस्प लगते हैं मेजर संदीप को। तल्लीन हो पढ़ने लगते हैं। सबसे ऊपर लिखा है COS कॉर्नर D, उसके नीचे दिए गए हैं
कई तरह के निर्देश। वाह क्या बात है, ये कश्मीर है या गुरुकुल। लड़कियों से बात की भी मनाही। ये तो सरासर अन्याय है जवानों के साथ। मन ही मन चुटकी ली संदीप ने और फिर दाद दी कर्नल केदार आपटे को। वाह गुरु, हर आदेश लिखित रूप में, जिससे कोई मालूम नहीं था कि आड़ नहीं ले सके। वे दूसरे COS कॉर्नर पढ़ने लगे। वह भी उतना ही दिलचस्प था। कंपनी कमांडर को गांव के प्रत्येक घर के सदस्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हर घर में कितने सदस्य हैं और वे क्या काम करते हैं, वो तो होनी ही चाहिए। मन ही मन मुस्काए मेजर संदीप और आगे पढ़ने लगे। एक्टिव, किल्ड, सरेंडर्ड, मिसिंग मिलिटेंट और उनके भाई बहन और करीबी रिश्तेदारों की भी पूरी जानकारी रखें। पूरे गांव का स्केच मैप अपने दिमाग में रखें। नए नए रास्तों पर चलें। एक ही रास्ते पर चलने से मिलिटेंट आप पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। गांव से होकर जाने के बजाय खेत, जंगल, नदी के रास्ते जाएं। हम लड़ाई पैरों से नहीं वरन दिमाग से लड़ते हैं। दिमाग को तो आर्मी ने कंडीशन कर दिया है। आर्मी वही सोचती है जो उससे सत्ता सोचवाती है। अपने आप से बतियाते हुए आगे बढ़ते हैं। मेजर की नंबर 1 और निर्देश पर नज़र पड़ती है 4 तरह की खबर। वाह, खबरों को भी वर्गीकृत कर दिया। बड़े मनोयोग से पढ़ने लगते हैं वे। यानी मिलिट्री इस घर में उस जगह बैठे हैं या आने वाले हैं, ऐसी खबर बहुत कम मिलती है। इस पर तुरंत एक्शन करना होता है। यानी मिलिटेंट कल उस घर में आए थे, वहाँ ठहरे थे। रिसेंट इन्फॉर्मेशन, यानी मिलिटेंट कल उस घर में आए थे, वहाँ ठहरे थे। क्या उन लोगों से उनके संबंध हैं? मैं अपनी कंपनी से रिसेंट इन्फॉर्मेशन की उम्मीद रखता हूँ। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जब से मिलिटेंसी शुरू हुई, किन किन लोगों ने उन्हें सहायता की, किन किन परिवारों से मिलिटेंट निकले। जनरल इन्फॉर्मेशन, गांव में क्या बन रहा है, नए रास्ते, नए मकान कौन बनवा रहा है। COS कॉर्नर, श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए कोई भी जवान सिविल व्हीकल से ना जाए। एक बार 8 जवान टाटा सूमो से जा रहे थे, किसी टिप्पर ने टक्कर दी जिससे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और 5 जवान शहीद हो गए। पता चला कि वह टिप्पर मिलिटेंट ने भेजा था। आपको जल्दी हो तो आप मुझे कहें, मैं आपको बाई एयर भिजवा दूंगा। जियो मेरे CO, आपके निर्देशों को सलाम। शायद इसी कारण आपकी पोस्टिंग के दौरान कैजुअलिटी कम से कम हुई। शायद मैं भी जिंदा बच जाऊं। मन ही मन फिर पीठ ठोकी उसने CO की। वह दाईं ओर मुड़ा। यहाँ भी निर्देश थे जवानों के लिए। वह पढ़ने लगा। कमान अधिकारी के आदेश, प्रत्येक जवान को एक दोस्त बनाना चाहिए। लड़ाई दिमाग से लड़े, ना कि पैरों से। ऑपरेशन एक शिकार की तरह करें, ना कि एक चौकीदार की तरह। CO कॉर्नर नियमित रूप से पढ़े, उसका पालन करें। HSTI सर्च लाइट, PNBD इन साइड तथा अपने इलाके की जानकारी से अपनी ताकत को मिलिटेंट की ताकत से ज़्यादा रखें। फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट का प्रयोग करें। ऑपरेशन पर जाने से पहले ब्रीफिंग, वापसी पर डीब्रीफिंग और ऑपरेशन का अभ्यास करें। बॉडी सिस्टम अपनाएं। संदीप को अच्छा लग रहा था भूषण बेस कैंप में घूमना। कुछ दिन पहले ही आया वह यहाँ चार्ली कंपनी कमांडर बनकर। यूँ पोस्टिंग उसकी गुड़गांव में है, पर बीच बीच में रिपोर्टिंग के लिए आना पड़ता है उसे हेडक्वार्टर भूषण में, जो राष्ट्रीय राइफल्स 14 का आधार कैंप है। अफसरों और जवानों को लिखित रूप से संबोधित इन निर्देशों को पढ़ते पढ़ते कई बार वह झांक चुका है। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आपटे के कक्ष में बाहर लाल बत्ती जल रही है, यानी उसे हरी बत्ती के जलने तक प्रतीक्षा करनी है। घूमते घूमते वे मुख्य द्वार तक पहुँचे। उन्होंने देखा आर्मी के कई कन्वॉय निकल रहे हैं। क्योंकि अभी यहाँ वे नए थे, पीस पोस्टिंग से एकदम अलग होती है फील्ड पोस्टिंग। इस कारण समझ नहीं पाए वे कि आर्मी की गाड़ियों का ये काफिला नियमित पेट्रोलिंग के निमित्त है या किसी विशेष ऑपरेशन के तहत। तभी उन्होंने देखा कैप्टन आनंद को, जो रांची पोस्टिंग के दौरान उनके साथ थे। उन्होंने पूछा, क्या कोई ऑपरेशन? नहीं सर, ऑपरेशन पर तो हम छिपकर जाते हैं,
जिससे कि हरामियों को सुराग भी ना मिल सके। ये तो दिखाने के लिए है, क्योंकि कई बार शेर को दहाड़ना पड़ता है जिससे गीदड़ दुबका रहे। बहुत खूब, यहाँ तो सबकी बेल्ट कसी हुई है। संदीप मुस्कुराए और आगे बढ़ने लगे। भूषण कैंप के भीतर 2 छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। बाहर छोटा सा मेटल का बोर्ड चमक रहा था, जिस पर काले पत्थरों से लिखा हुआ था सर्वधर्म स्थल। उस पर आर आर का इम्बेलम, वीरता और दृढ़ता। तो अभी आप सुन रहे थे ममता कांकरिया का लिखा उपन्यास सूखते चिनार का 3रा भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। पाइए लड्डू।